हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सेकंड चैप्टर और उसके न्यूमेरिकल और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना, बहुत ही बेसिक स्टार्ट करेंगे। उसका कुछ कनेक्शन 11th क्लास से भी है, लेकिन आज का वीडियो बहुत जरूरी देखना है इस चैप्टर को पूरे को समझने के लिए। अदरवाइज हमें इस चैप्टर से क्या कंफ्यूज होते चले जाते हैं और कहीं कुछ ऐसे होता रहता है। लेकिन इसमें मैं बाकायदा एकदम बेसिक, एकदम इसकी जो जड़ है ना, उस जड़ को आपको समझाऊंगा, एकदम क्लियर करूंगा। और आपको इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आए ना, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखना है और ढंग से समझना है। जो उसकी तह जो मैं बताऊंगा, उसके जो एकदम बेसिक जो बताऊंगा, उसको आपको दिमाग में सेटिंग करके एकदम ढंग से बिठाना है। और आई होप मैं एकदम सिंपल तरीके से एक चीजों को आपको समझाऊंगा जोड़ जोड़ के। तो आपको ये वीडियो 2 बार देखें, चाहे 3 बार देखें, चाहे 4 बार रिपीट करके देखें, प्लीज इसको ढंग से समझना जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये चीज समझ में नहीं आती ना, तो आगे के ये पूरा जो चैप्टर है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना। तो हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव। और हम विद्युत विभव आज ही स्टार्ट नहीं कर देंगे, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रो, या वैसे तो मोस्टली इसका इंग्लिश है यूं बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है। पार्ट किसका है? स्थिर वैद्युतिक इकाई। चैप्टर नंबर है 3। और जो विद्युत विभव निकाला जाएगा उसमें भी जो आवेश रहता है स्थिर रहता है, वो मोस्टली स्थिर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी गतिमान नहीं होता है, लेकिन कुछ चल करके रुक जाता है, कुछ दूरी चल करके रुक जाता है। और तो मोस्टली हम ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ ये स्थिर है, लेकिन चलता थोड़ा बहुत जरूर है ना। तो इसमें इस चैप्टर को समझने के लिए इसके जो मैंने पीछे वाले चैप्टर पढ़ा है ना दोनों, मैंने आपको उसमें देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये समझा दिया। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र वो होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो के की वैल्यू होती है निर्वात के लिए 1/4πε0 होती है। और ये क्यू जो होता है हमारा स्रोत आवेश होता है। स्रोत आवेश क्यों होता है? क्योंकि इसी के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र देखना है। और दूसरा जो हम लेते हैं वो परीक्षण आवेश लेते हैं। उस परीक्षण आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लगभग इसके तुलना में नगण्य मान लिया जाता है। कूलाम का नियम मैंने आपको उसमें बताया था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है, अगर पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 हो, तो उन दोनों के जो बीच की दूरी स्मॉल r है और उनके बीच में निर्वात या वायु उपस्थित है। तो कूलाम के ने जो हमें बताया था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल होता है F इजिकल टू के, और के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। और के की वैल्यू वही होती है जो ये यहाँ पर है निर्वात या वायु के लिए, है ना। और हम थोड़ा सा जैसे कंपटीशन लेवल पर जाते हैं, तो कंपटीशन लेवल पर ये भी चीज देखते हैं कि कूलाम का नियम जो हर जगह वैलिड नहीं होता, किस तरीके से फेल होता है। वो चीज आपके अभी यहाँ पर बोर्ड की क्लासेस से कोई रिलेटेड लेना देना नहीं है, तो आप उसके बहुत ज्यादा जाएंगे नहीं। हाँ, कभी टाइम मिलता है तो अलग कोई क्लास 5-7 मिनट की है, कूलाम का नियम क्यों वैलिड नहीं होता मैं जरूर बताऊंगा आपको, तो वो अलग से वीडियो होगी, वो आपके बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। मोस्टली हमें पहली बात चीज ध्यान रखना है कि बोर्ड पर फोकस करना है, और बोर्ड में जितने भी टॉपिक पढ़े उनको बढ़िया तरीके से समझना है, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, तभी आपके परसेंटेज आएंगे, बढ़िया तरीके से नंबर बनेंगे और आपके बढ़िया तरीके से नॉलेज भी तैयार होगी इसमें, ठीक है ना। तो हमें तो पहला टारगेट अभी है कि हमारा जो बोर्ड क्लासेस है उनमें जितने भी टोटल 56 है, आउट ऑफ 56 आए आपके पूरे सिलेबस में, कोशिश यही रहती है। लेकिन उसके लिए आपको देखिए, जब 100% पहुंचना है ना, तो आपको 100% ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 1% भी आलस नहीं करना पड़ेगा, आपको 1% भी नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा। जब आप 90 प्लस या 100% के नजदीक जाना चाहते हैं, तो आपको काम भी तो 100% का करना पड़ेगा। क्या मेरे कहने से, क्या आपके कहने से 100% कहने से बन जाते हैं? कभी नहीं बनते। आपको वर्क ऐसा करना पड़ेगा, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लिखना भी सिस्टमेटिक तरीके से पड़ेगा, और आपको सारी चीजें जो डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख करके नंबर देता है, और उस कॉपी में बढ़िया लिखा होना चाहिए,
चीजें सटीक लिखी होनी चाहिए, फालतू का कचरा नहीं होना चाहिए, इधर उधर से जोड़ना नहीं चाहिए। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि थोड़ी सी चीज है ना, बढ़िया आपने शुरू से कॉपी वर्क बहुत अच्छा किया है और बीच में कहीं बाई चांस मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, तो कभी वो नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन वो आपका काम शुरू से बढ़िया हो जाना चाहिए था, है ना। तो ये दोनों चीजें हमने लास्ट दोनों चैप्टरों में पढ़ के आ चुके हैं बढ़िया। मोस्टली ये पहले ही चैप्टर में मैंने आपको बता दी, उसके बाद में गॉस का नियम हमने पढ़ लिया, उसमें क्या होता है सारा सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन आज वैद्युत विभव स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करूंगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। बढ़िया तरीके से समझना इस कॉन्सेप्ट को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसी चीज को समझाऊंगा, 15 या 20 मिनट का ये टॉपिक रहेगा, ज्यादा लंबा भी नहीं रहेगा, लेकिन प्लीज आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ढंग से समझें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और इसको मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आवेश स्थिर रहता है इसलिए इसको स्थितिज बोलते हैं। तो इसमें एक जो वर्ड है ना स्थितिज ऊर्जा, ये आप इसकी स्टडी 11th क्लास तक करके आ चुके हैं, और आप मोस्टली नॉर्मली डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये तो एक छोटी सी बात होगी, लेवल के 8वीं 9वीं कह दिया। क्या ये मैं एक समझ के चलिए कि कोई पृथ्वी तल पर एक पत्थर पड़ा है, वो क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं कर सकता ना। देखिए स्थितिज ऊर्जा चेंज होनी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। देखिए मेरी किसी की बात को, एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूं मैं। स्थितिज ऊर्जा का मोस्टली क्या काम होता है कि किसी एक संरक्षी बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा में जरूर परिवर्तित होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कार्य के बराबर होगा। कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी तल पर पड़ी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं इसको समझाने से पहले, और वो कोई पत्थर है जिसका द्रव्यमान m है और इसकी पृथ्वी तल से हाइट है h, तो यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी 0, और मैं इसको उठा करके h ऊंचाई पर रख देता हूं तो ये यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh, क्योंकि g हमेशा किधर लगता है? नीचे की ओर। तो ये तो आपको पता चल गया। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ? mgh माइनस 0, क्योंकि तल पर फर्स्ट लास्ट पॉइंट आपका ये है और फर्स्ट पॉइंट आपका ये है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो यहां से यहां तक ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क मतलब कार्य करना पड़ेगा, और कार्य को भी बल लगा करके करना पड़ेगा किसी बाहर एजेंट के द्वारा, या मैं लेके जाऊं पत्थर को, या आप किसी मशीन के द्वारा ले जाइए। एनीवे जिस आप मीडियम के द्वारा ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं यहां तक, लेकिन उस आपको गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वो क्या कार्य किसमें बदल जाता है? स्थितिज ऊर्जा में। और देखिए एक जगह से नहीं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। तो देखिए किस तरीके से आप समझेंगे। ओके, दूसरी चीज, किसी एक चीज की स्थितिज ऊर्जा हो नहीं सकती है। कैसे नहीं होती, यहां से समझेंगे। अब बात आती है कि संरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल संरक्षी बल में जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। आप चाहे इधर से ले जाइए, चाहे यूं ऐसे ले जाइए, चाहे सीधे ले जाइए, लास्ट स्टेज पर ये फर्स्ट स्थिति और लास्ट स्थिति पर ही निर्भर करता है, और उन दोनों के बीच के विस्थापन पर, है ना। इधर से ले जाएंगे यहां तक तो भी कार्य इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लास्ट कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन देखना पड़ता है, और विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है ना। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, और विस्थापन की जगह आप दूरी नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखना मेरी बात कि आप इधर से चले तो 2 किलोमीटर चल गए, और आप इधर से चले तो आधा किलोमीटर चलो, इधर से चले तो आप 3 किलोमीटर चल गए। तो आपको लास्ट में विस्थापन ही देखना है हर स्थिति में, तीनों स्थिति में, और विस्थापन मुझे पता है कि आधा किलोमीटर है, तो मुझे हर बार वैल्यू यही लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए कार्य किए गए चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता, लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के बीच का जो विस्थापन होता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात आती है कि यार विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट कहां से आया? कि देखिए मैंने आपको विद्युत बल बताया। क्या बताया? विद्युत बल कूलॉम के नियम से। विद्युत बल ये आकर्षण प्रकृति का भी होता है और ये प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है। ये कैसे पता चला आपको? पहले चैप्टर में की बात करें, अगर दोनों ही आवेश Q1 और दूसरा भी Q2 पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव हैं,
तो इन दोनों के बीच की दूरी कुछ भी मान लीजिए आप, तो इन दोनों के बीच में समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर कोई सा भी एक माइनस का हो गया और दूसरा प्लस का हो गया तो इन दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा। तो ये आकर्षण प्रकृति का भी होता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है। ये बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब ये कैसा बल होता है? संरक्षी बल होता है। क्या ऐसा बल होता है? संरक्षी बल। संरक्षी बल देखिए कभी नष्ट नहीं होते, उनको प्रभावहीन जरूर किया जा सकता है ना। और ये भी किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ डिपेंड करेगा फर्स्ट स्थिति और लास्ट स्थिति पर। कैसे? देखिए कि मान के चले कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, प्रभावहीन किया जा सकता है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे ये टेबल पर कोई भी बुक रखी है, क्या उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे टेबल के द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लगा हुआ है जो उसको प्रभावहीन कर दे रहा है। ऐसे ही कि मान के चलते हैं कि ये प्लस है, प्लस क्यू, और ये यहाँ पर कोई एक आवेश है बहुत छोटा सा प्लस क्यू है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट मान सकते हैं। तो इनके बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो ये इसकी रेंज में रखा है ये वाला, तो इस पर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मान के चले इसमें बीच में एक ऐसा कोई कुचालक पदार्थ बढ़ दे कि वो इसके प्रभाव को यहीं खत्म कर दे, इस तक नहीं पहुंचाए, तो इसका जो प्रभाव है इस पे तो खत्म हुआ, लेकिन इसकी जो प्रतिकर्षण या आकर्षण की जो नेचर है वो तो खत्म नहीं हुआ। तो ये चीज ध्यान से सुनना। तो अब बात क्या आएगी यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, कि जैसा हम जानते हैं कि किसी संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, वैसे ही आपके विद्युत बल भी संरक्षी बल है, तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। देखिए किसी आवेश पर विद्युत बल के, ये चीज आपको नोट नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है। विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य किसमें बदलेगा? स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। अगर आवेशों के बीच की ऊर्जा है तो वो स्थितिज ऊर्जा कौन सी कहला दी जाएगी? ये ऊर्जा कौन सी कहलाती है? जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। अभी इसका डेरिवेशन कैसे करें, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। देखो तभी विद्युत विभव समझ में आ जाएगा हमारे। देखिए कैसे, देखो बेटा कि मान के चलें कि एक आवेश Q1 पॉजिटिव आपका यहां पर है और एक दूसरा बिंदु आवेश आपका निर्वात में मान के चलें Q2 यहां पर है, और वो भी किसका मान के चलें? प्लस का। तो ये पहला पॉइंट जहां पर भी रखा है, तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में बल कैसा लगने वाला है? प्रतिकर्षण। क्या लगने वाला है? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण जो बल होगा वो किस दिशा में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, जो मैंने तीर का निशान लगा दिया है ना। ठीक है, ये डायरेक्शन में हो गया F। कितना मान होगा हम निकालेंगे? अगर इनके बीच की शुरुआत, ये A पॉइंट पर रखा है और शुरुआत के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r a या कैपिटल A लगा सकते हैं आप यहाँ पे A पॉइंट के लिए। अब मैं किसी बाहर स्रोत के द्वारा जबरदस्ती इसको पकड़ करके इसको इधर लाना चाहता हूं, तो मेरे आरोपित बल की दिशा किधर है? आरोपित बल की दिशा ये F। तो आरोपित बल इधर है और इधर ही फोर्स लगा रहा हूं मैं, चलेगा भी किधर? तो विस्थापन की दिशा भी आपकी यही रहेगी। विस्थापन की दिशा आपकी यही रहेगी, इसी दिशा में। ओके, ये चीज आप समझ गए। लेकिन इसके जो विद्युत बल लग रहा है हमारा, ये विद्युत बल आप इसको क्या मान सकते हैं? F ही मान सकते हैं। ये क्या हो गया? कौन सा बल है? वैद्युत बल। दोनों आवेशों के बीच में लगा हुआ है। ओके, लेकिन इसके तो विरुद्ध हम ला रहे हैं, और मैंने इसको इधर लाते हुए एक सूक्ष्म विस्थापन यहां से कहीं तक ला रहा हूं। इधर सूक्ष्म विस्थापन मैंने लिख दिया dr, और मैं यहां से A से कितनी बिंदु दूरी तक ले आया? ये B तक, और ये दूरी कितनी होगी मेरी? RB। ओके, कैपिटल B लिख देंगे अगर इसके लिए भी हमने कैपिटल A लिया है तो मैं इसको कहां से कहां तक ले आया? A पॉइंट से B पॉइंट तक ले आया। किसके विरुद्ध ले आया? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाया। किसके द्वारा लाया? आरोपित बल, कोई बाहर एजेंट के द्वारा या किसी चीज की किसी हेल्प से लाया हूं मैं इसको। गुरुत्वाकर्षण विद्युत बल के विरुद्ध लाया हूं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध।
तो देखिए क्या चीज होगी, ये चीज मैंने आपको किस तरीके से समझनी है कि देखिए चित्र अनुसार ये चीजें आपको डेरिवेशन तो कर लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि पहले एक आपका परीक्षा दो पॉजिटिव आवेश है Q1 और Q2, शुरुआत इनके बीच की दूरी आ रही है जो A पॉइंट पर रखा है, फिर हम इसको बाह्य बल लगा करके आप A से B तक लाते हो और ये दूरी लास्ट में कितनी बच रही थी RB, तो दूरी RA से आप कहां तक ले गए, RA से RB तक लेके आए, तो उस स्थिति में आपको कार्य कितना करना पड़ा, देखिए कि मान के चलते हैं माना सूक्ष्म विस्थापन dr में किया गया कार्य कितना मान लें dw है, कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन, बल कौन सा लग रहा है F इंटू dr वेक्टर, और ये बल कितना होता है आप कूलाम के नियम से निकाल लेंगे, चूंकि आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं ना कि कार्य बराबर क्या होता है W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, वेक्टर लगाना जरूरी है ना, या dw इज इक्वल टू, ये किसके द्वारा निकालना है, विद्युत बल के द्वारा कार्य निकालना है मुझे, किसके लिए द्वारा निकालना है, विद्युत बल के द्वारा, ठीक है, विद्युत बल किधर लगा है इस दिशा में, लेकिन विस्थापन क्या है इसके इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा FEDR cos थीटा, चूंकि आपको मैंने बता रखा है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू किसका प्रयोग करते हैं अपन AB cos थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर में आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा थीटा किस किस के बीच का कोण है, विस्थापन और विद्युत बल, विद्युत बल के द्वारा तो कार्य निकालना है अपन, तो थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री, इसलिए dw कितना हो जाएगा FE इंटू dr cos 180, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो -1 यहाँ माइनस आगे लग जाएगा, या dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -FE इंटू dr, चूंकि cos 180 अंश का मान कितना होता है -1, यहां तक हो गया। अब आप देखिए विद्युत बल का सूत्र क्या होता है, कूलाम के नियम से Fe बराबर निर्वात माना है तो K, और K की वैल्यू 1/4πε0 हो जाएगी, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है मुझे, ओके। अगर ये विस्थापन दूरी में कुछ भी मान लेता हूं R तक है ना, तो तब इसलिए क्या हो जाएगा कूलम नियम से, इसलिए dw कितना हो जाएगा -K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू dr, तो ये तो सूक्ष्म विस्थापन dr में कार्य हो गया। अब मुझे निकालना है कहां से कहां तक विस्थापन, RA से RB तक विस्थापन निकालना है, तो तब कितना हो जाएगा A से B तक लाने में किया गया कार्य, तो देखिए सिग्मा निकालते हैं, लेकिन सिग्मा नहीं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर, किसका प्रयोग करेंगे अपन समाकलन का, तो वो कितना हो जाएगा A to B मतलब कहां से कहां तक का कार्य निकाल रहा हूं मैं, A से B तक का लाने के लिए, बराबर क्या हो जाएगा -K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू dr, इसका सारे का क्या हो जाने वाला है समाकलन, और कहां से कहां तक ला रहे हैं ये डिस्टेंस, देखिए पहली RA और कहां तक छोड़ रहा है इसको RB तक, तो RA से लेकर के RB तक लाना है मुझे, अब उसका समाकलन कर देना है मुझे, तो मैं यहां से देखिए रब कर रहा हूं, आप समझना है उसको, रफ नोटबुक पे बार बार प्रैक्टिस करके आपको देखना है, ठीक है ना, बहुत सरल है एकदम। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए किस तरीके से क्या होगा, W A to B नेक्स्ट लाइन जो आएगी क्या आएगी, अब देखिए इसमें समाकलन तो सिर्फ उसी का होगा जो परिवर्तित होगा, परिवर्तित कौन हो रहा है, दूरी, ना Q1 बदल रहा ना Q2 बदल रहा है, ना K ऑलरेडी नियतांक है, तो ये सब बाहर आ जाएंगे, तो क्या आ गया -K Q1 Q2, तो आगे बाहर दोनों है ना, तो किसका समाकलन होना है कहां से कहां तक, RA से RB तक, ये लिमिट हो गई आपकी 1 बटे R स्क्वायर का, इसका समाकलन होना है, समाकलन आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं इसमें सूत्र का प्रयोग होगा, वो लिखूंगा मैं W A से B तक, और यही हमारी स्थिति जुड़ जाओगी, कहां से कहां तक होगी ये अभी निकालेंगे है ना, U A से B तक है तो A से B लिख देंगे अपन इसको है ना, इज इक्वल टू -K Q1 Q2, तो देखिए RA और RB, तो देखिए ये R घात नीचे माइनस प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में,
इसका मुझे समाकलन करना है। सूत्र क्या प्रयोग करना है, x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर जो भी घात होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, वापस वही लिख देते हैं, नीचे जो पावर आती है। इस सूत्र का मुझे प्रयोग करना है, x की जगह r और n की जगह -2 करिए नेक्स्ट वाला इसका, या UAB, क्योंकि कार्य ही तो मेरा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, a से b तक के लिए है तो AB लिख दिया मैंने, है ना, बराबर -k Q1 Q2। इसका समाकलन करिए, देखिए किस तरीके से समाकलन होगा इसका, कि जो भी घात है उसमें आप एक जोड़ रहे हैं, यहाँ पर है नहीं तो एक जोड़ी, तो -2 में एक जोड़ेंगे तो r की घात -2 + 1, जो घात ऊपर होती है वही नीचे लिख देते हैं। लिमिट अपनी चल रही है, नीचे वाली ये लिमिट r है, a है, और ये ऊपर वाली लिमिट rb है। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इधर मिटा रहा हूं मैं, देखना जरा ध्यान से। देखिए करते हैं इसको आगे, UAB इज इक्वल टू -k Q1 Q2, सरल कीजिए इसको। नीचे ये कितना बचा, r की घात -2 में से +1 गया तो -1 बटे नीचे -2 + 1 तो -1, ऊपर नीचे लिमिट रखें। नेक्स्ट लाइन में, या UAB, देखिए ये माइनस मैंने यहां पे लिख दिया ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k Q1 Q2। ओके, ये r की घात ऊपर माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में आ जाएगी। ओके, और ये लिमिट होगी RA और ये RB। समाकलन आपको जूनियर क्लास में सिखाए जाते हैं, लिमिट पहले ऊपर वाली रखी जाती है फिर नीचे वाली लिखते हैं, या UAB इज इक्वल टू k Q1 Q2, ऊपर वाली लिमिट 1/RB माइनस नीचे वाली लिमिट RA। आगे बात समझ में, या UAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, इसके अंदर गुणा करें तो k Q1 Q2 बटे RB, और माइनस ये कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, RA। ये चीज ध्यान रखना, ये क्या हुई A बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, और ये क्या हुई B बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। तो एक पॉइंट से नहीं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है, ये चीज याद रखना, ये चीज आपकी प्रूफ होगी। अब हम क्या बात करें, यहाँ पर एक चीज नई चीज लेते हैं, क्या कि मान के चलते हैं कि आपका ये जो Q2 आवेश है अनंत दूरी पर हो, तो अनंत का मतलब है RA बराबर कितनी हो, अनंत, और RB जो हो आपकी वो मान ली जाए R, तो तब क्या हो जाएगा, ये A तो हो जाए अनंत के लिए, तो क्या होगा देखिए U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 बटे RB की जगह मुझे रखना है R, और माइनस k Q1 Q2 बटे RA की जगह रखना है इन्फिनेटिव, और किसी के भी नीचे इन्फिनेटिव आता है उसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब होता है 1/0। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 1/0। तो मैं यहाँ पर 1/0 रखूंगा, और 0 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो या U बराबर कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 बटे R -0 का कोई मतलब नहीं, तो ये रहा। तो आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों आवेशों के गुणनफल माध्यम पर भी निर्भर करती है, क्योंकि k का मान कितना होता है 1/4πε0, या लिखे देता हूं मैं U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। तो देखिए दूरी का स्क्वायर नहीं आता, खाली एक घात आती है, और दूसरी चीज माध्यम के ऊपर निर्भर कैसे कर रही है, माध्यम बदलेगा तो उसकी विद्युतशीलता भी बदलेगी, पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, और Q1 और Q2 इन दोनों के गुणनफल पर डिपेंड करती है। अगर ये एक आवेश देखिए दोनों माइनस के होते हैं तब भी यही आने वाला, क्योंकि -Q1 इंटू -Q2 माइनस माइनस की गुणा प्लस में हो जाएगी, तब भी वही प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एक प्लस का हो जाए और दूसरा माइनस का हो जाए, ये माइनस का चले या प्लस का हो जाए, तो ये आकर्षण किस तरीके से हो जाएगा, ये चीज आप ढंग से समझ लेना। तो देखिए यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर R का मान बढ़ता है, R का मान बढ़ता है, जैसे जैसे ये प्लस आवेश से जैसे ये दूर होता चला जाता है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाएगी, है ना, और R कम होता है तो स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी। अगर ये एक आवेश कोई सा भी माइनस का हो तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तब क्या लिखेंगे उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना। तो एक चीज आपके बात समझ में आ गई होगी कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कार्य के बराबर होता है, अभी पीछे मैंने निकाला था, और किसी बिंदु पर हम कैसे कैसे बदल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा को, ये आपका सूत्र सब कुछ बता रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि
कि देखिए मैं इसको जितना जितना पास में लाऊंगा, प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण तो दूरी उनके बीच की कम होती चली जाएगी, और जब ये देखिए आर भी बीच की दूरी है, और जितनी दूरी कम होगी तो आपका प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उतना ही कार्य करना पड़ेगा और स्थितिज ऊर्जा भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ढंग से समझना, क्योंकि ये दोनों प्रकृति का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अगर एक आवेश प्लस का हो और एक दूसरा आवेश माइनस का हो तब क्या होगा, ध्यान से समझना। ये सिर्फ आपको समझना है, वीडियो को बार बार रिपीट करके, पहले मैं बता रहा हूं। अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो देखिए के, अगर आपने Q1 को माइनस का मान लिया और ये Q2 प्लस का है तो आकर्षण लगने वाला है बटे आर। अगर ये दोनों माइनस होते हैं तब भी प्लस में आ जाएगा, वो तो वैसे ही आ जाएगा जैसे अभी मैंने निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा, U बराबर माइनस के Q1 Q2 बटे आर। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है। देखिए बेटा इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना, क्या चीज है किस तरीके से। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जैसे देखिए माइनस Q1 हो गया और ये आपका प्लस Q2 हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो क्या लगेगा विद्युत बल, वो आकर्षण प्रकृति का होगा। ओके, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि यार ये दूरी घटने से और बढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए इनके बीच की अगर दूरी घटेगी तो जैसे जैसे ये नजदीक आएगा आकर्षण बल उतना ही चलता चलाएगा, और जैसे पास में आ जाएगा तो इनके बीच की जो दूरी है वो शून्य हो जाएगी। तो उस स्थिति में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी शून्य हो जाएगी। यार ये एक बात कैसे समझ में आई, आर का मान इन्फिनिटी, मतलब जीरो रखने से तो यू का मान इन्फिनिटी आना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, कैसे कि ये माइनस का है, कि मान लीजिए जैसे दूरी घटाई, पहले दूरी ज्यादा थी तो दूरी ज्यादा पे आई, सपोज करके मान के चलते हैं कितनी आई, कितने आया, 1 आया, और वो भी कितना आया, माइनस का 1 जूल मान लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। अब दूरी घटा रहे तो ये जो हमारा भागफल है इसका जो ये लास्ट में रिजल्ट बचने वाला वो बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा और घटाएंगे तो -3, -4, -5। अब जरा ध्यान से देखना, -1, -2, -3, -4 में से सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, -1। तो यहाँ पर अगर एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, उन दोनों के बीच की दूरी घट रही है, तो स्थितिज ऊर्जा किसकी ओर जा रही है, ऋणात्मक की ओर जा रही है, और कम होती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही है, बिल्कुल कम होती चली जा रही है। मेरी बात ध्यान से समझ लेना। तो दो बिंदु आवेश अगर एक प्लस का और एक माइनस का है, उनके बीच में लगा आकर्षण, उनके बीच की दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, यानी कि घटती जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव है, उल्टा देखिए कि दोनों ही लिख लेता हूं, Q1 Q2 बटे आर, ये पॉजिटिव है। यहां पर इसका उल्टा है, इन दोनों के बीच की दूरी घटेगी तो आपका जो स्थिति पॉजिटिव है वो बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। यदि एक आवेश माइनस का दूसरा प्लस का, उनके बीच की दूरी घटाएं तो गणितीय रूप से अपन मान देखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती ज्यादा चली जाती है, और ये क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, दूरी घटाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी। ओके, इसमें मैं दूरी बढ़ाता हूं, इसमें जैसे जैसे दूरी बढ़ाता हूं तो ये माइनस का अंक कम होता चला जाएगा, और माइनस का अंक जितना कम होगा, छोटा होगा, स्थितिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। इसमें उल्टा, दूरी जितनी बढ़ाओगे तो इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ के रखना है, अच्छी तरीके से समझना है इसको। अगर ये कंफ्यूजन रह गया ना तो आपके अगले वाले टॉपिक समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि विद्युत विभव भी एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वो सिर्फ किसके लिए होगी, एकांक आवेश के लिए हो जाएगी। बस हम इसको ढंग से समझेंगे। ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट आज क्लियर करा दिया है, तो इसको ढंग से समझना। इस चीज में कोई आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। बार बार इस वीडियो को देख लेना। देखिए इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं।